नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। आपके पास ऑप्शंस है 3, 5, 4 या 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, 5 कालों में विभाजित किया गया है, जबकि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 5 कालों में ध्यान रखना है आपको, और 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन हमारे से प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, तो 5 कालों में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से बिहारी सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है बिहारी सतसई, आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती या वृंद सतसई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बिहारी सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गाथा सप्तशती। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? बताइए, गाथा सप्तशती के रचयिता? बिल्कुल सही, हाल कवि। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बिहारी सतसई किसकी रचना है। बिहारी सतसई बिहारी कवि की रचना है। आर्या सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य है। वृंद सतसई के रचयिता वृंद कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, पुशिया पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। आपके पास ऑप्शंस है शिव सिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पुशिया पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, शिव सिंह सेंगर ने पुशिया पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब हम बात करेंगे कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। बताइए, कई बार मैंने आपको बताया है कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। बिल्कुल सही, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, ओके रिपीट कर देती हूँ। देखिए, पुशिया पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिमुक्त कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है केशव दास, घनानंद, भिखारी दास, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। घनानंद जो है वो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, जबकि ये तीनों कवि केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, रस खान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, खुसरो। ठीक है, और यह एक जो खालिक बारी रचना है यह क्या है? एक शब्दकोश है। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की कौन सी रचना शब्दकोश है, तो वो है खालिक बारी। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए, देखती हूँ सबसे पहले उत्तर किसका आता है। यहाँ पे अब्दुल रहमान का नाम है, तो बताइए।
बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शंस हैं गीति, मानसी, अवधि या कड़वक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, कड़वक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? आपके पास ऑप्शन है गीत गोविंद, ब्रह्मचरित, गाथा सप्तशती या वेणी संहार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत के किस काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, ब्रह्मचरित। और इसके रचिता कौन है? अश्वघोष। ठीक है, संस्कृत का काव्य है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? आपके पास ऑप्शंस हैं धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से तार सप्तक का कवि कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अज्ञे जी जो है वो तार सप्तक के कवि है। अब आप लोग मुझे बताइए कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1943 ईस्वी में। बाकी ये जो तीनों कवि हैं धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और रघुवीर सहाय, अब बताइए आप ये किस सप्तक से संबंधित कवि है? बिल्कुल सही, ये बाकी तीनों जो कवि है ये दूसरे सप्तक से संबंधित है। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, आप जानते हैं कि अज्ञे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी माना जाता है, द्वितीय सप्तक ठीक है 1951 में, और तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में, और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल में सारस किस कवि की कृति है? आपके पास ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अकाल में सारस किस कवि की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अकाल में सारस केदारनाथ सिंह जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या सुमन राजे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सालवती, चूड़ी वाली, फांसी या ममता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, फांसी कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। चलिए अब ये बताइए कि किसके द्वारा रचित है, इसके रचयिता का नाम बताइए। बिल्कुल सही, फांसी जो है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है और इसका जो समय माना जाता है वो 1929 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है अज्ञे, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, रामचंद्रिका जो है वो केशव दास जी की रचना है और इसका रचना काल क्या है? 1601 ईस्वी। अब बताइए
कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? साथियों, जिन्होंने केशवदास जी से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाई है वो नहीं देखी है तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कुकुरमुता के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कुकुरमुता के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कुकुरमुता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और इसका समय क्या माना जाता है? 1942 ईस्वी की रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? आपके पास ऑप्शंस हैं योगसार, जोइंदू, महापुराण, पुष्पदंत, शावकाचार, स्वयंभू, भरतेश्वर बाहुबलीराज, शालिभद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असंगत युग्म का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रावकाचार्य जो है वो स्वयंभू की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बताइए, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, देवसेन की रचना है। बाकी जो योगसार है वो जयंतु की रचना है, महापुराण पुष्पदंत की है और भरतेश्वर बाहुबलीराज के रचयिता शालिभद्र सूरी है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना शारंगधर की है? आपके पास ऑप्शंस हैं खुमान रासू, बिसल देव रासू, हमीर रासू, परमाल रासू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सी रचना शारंगधर की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हमीर रासो की रचयिता कौन है? शारंगधर है। अब हम बात करेंगे कि खुमान रासो के रचयिता कौन है। बताइए। बिल्कुल सही, खुमान रासो की रचयिता कौन है? दलपति विजय है। बिसल देव रासो के रचयिता, फटाफट से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, बिसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल है। और परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो बिल्कुल सही, जगनिक की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस हैं कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से महाकाव्य कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ये सभी जो रचनाएं दी गई है वो महाकाव्य है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कामायनी के रचयिता कौन है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। कहीं कहीं आपको 1936 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। साकेत किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1931 ईस्वी की। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरियोत जी की रचना है 1914 ईस्वी की। तो ये तीनों रचनाएं जो है वो महाकाव्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस हैं केशवदास, मतेराम, चिंतामणि या भिखारीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, चिंतामणि जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है?
प्रश्न रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है। आपके पास ऑप्शंस हैं हरिगीतिका, कुंडलियां, इंद्रव्रजा या कवित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया छंद बनता है। आप जानते हैं कि कुंडलिया छंद में कुल कितने चरण होते हैं? कुल 6 चरण होते हैं। ठीक है, पहले 2 चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो दोहा के होते हैं। और शेष जो 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? रोला के। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, ना हम दक्षिण ना हम वाम, जनता को रोटी से काम। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, आपके पास ऑप्शंस है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुदामा पांडे धूमिल या त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, ना हम दक्षिण ना हम वाम, जनता को रोटी से काम। बताइए किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ना हम दक्षिण ना हम वाम, जनता को रोटी से काम। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता नागार्जुन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस हैं अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है और किस विधा की है वो भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है और यह एक रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र विधा की रचना है और इसका समय क्या माना जाता है? 1946 ईस्वी। अब हम बात करेंगे कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है और यह भी एक रेखा चित्र है और इसका समय क्या माना जाता है? 1941 ईस्वी। अमिट रेखाएं, इसके रचयिता कौन है? बताइए, अमिट रेखाएं। बिल्कुल सही। अमिट रेखाएं के रचयिता कौन है? सत्यवती मलिक। कौन है? सत्यवती मलिक। और इसका जो रचनाकाल माना जाता है वो माना जाता है 1951। और लास्ट है हमारे पास कुछ शब्द कुछ रेखाएं। ये चारों रचनाएं जो है वो रेखा चित्र विधा की है। बताइए आप कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, इसकी रचयिता कौन है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी की है 1965 ईस्वी की और यह भी एक रेखा चित्र है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।